अगर जेल के अंदर मृत्यु हो जाए तो इनका क्या है, बाहर जो हॉस्पिटल है जैसे जय और ग्वालियर हॉस्पिटल है, वहाँ पर अंदर अगर वो खत्म हो गया तो उसके ऊपर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा। अगर किसी के परिवार ने कंप्लेन करी कि मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जेल में पैसे के लिए, तो ये लिखा देंगे कि उपचार के दौरान मृत्यु हुई। डॉक्टरों के द्वारा और जेल अधीक्षकों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा पैसे मांगे गए, अगर आपको सही उपचार कराना है तो मुझे पैसे दो। मैंने कहा पैसे किस बात के दें आपको? बोले नहीं, जेल में आके पैसा देना पड़ता है। आपने उनके जो भ्रष्टाचार की अगर आपको आवाज उठाई तो कहा आपसे कंपाउंडर से मिलके आपको गलत इंजेक्शन लगवा दिया। जैसे मैंने भ्रष्टाचारी की आवाज उठाई ग्वालियर जेल में, तो मेरे इस पैर में खड़े करके कमर में इंजेक्शन लगाया, जिससे मेरा एक साइड का पूरा पैर रह गया था। मानव अधिकार आयोग में इसकी कंप्लेन करी, हाई कोर्ट में करी, तब मेरा उपचार चालू हुआ। जब मेरे उपचार के नाम पर भी लाखों रुपए खा गए जेल वाले। पैरोल होती है तो आईजी पैरोल के नाम से 1 लाख से लेकर 2-2, 5-5 लाख रुपए तक जेल अधीक्षक लेते हो, आगे उप जेल अधीक्षक लेते हैं। 20 रुपए वाली आपको जो तम्बाकू की पुड़िया है वो आपको 500 रुपए में मिलेगी। इस तरीके से गांजा ले लो, चरस अफीम ले लो, ग्वालियर में सब काले धंधे हो रहे हैं। तो जब कोई अधिकारी अगर किसी कंप्लेन के लिए अगर हम लोगों को देखने जाते हैं तो 2 दिन पहले पता पड़ जाता है कि फलाना अधिकारी, फलाने मजिस्ट्रेट महोदय माननीय वहाँ आने वाले हैं। तो 2 दिन पहले पूरी सारी व्यवस्थाएं जेल के अंदर जेल के अधिकारी ठीक ठाक कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई विभाग है भ्रष्ट 4 दीवारों के अंदर, तो वो है जेल विभाग। मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय दतिया में हूँ। और आज दतिया में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो लगातार 4 साल जेल में रहे और जेल की तमाम यातनाएं उन्होंने झेली, तमाम समस्याओं से जूझते रहे और तमाम वो केस भी उन पर लगाए गए जो निरर्थक थे और कोर्ट में बाइज्जत भी बरी उनको कर दिया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिशपाल सिंह बघेल साहब से हमारे साथ बात करेंगे और आज के इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में तमाम सवाल पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पर आपका। धन्यवाद राजा भैया जी आपको। पूर्व सरपंच रह चुके हैं आप, ग्राम पंचायत खमरौली के आप पूर्व सरपंच रह चुके हैं। क्या कारण थे कि आपको तमाम धाराओं के तहत आपको जेल में डाला गया? मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रतनगढ़ माता से लेके सोहरा की पुल तक रेत खदान आती थी। उन रेत खदानों पे जो थाना प्रभारी अतरेटा में पदस्थ होते थे, उनके द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जाता था। जबकि एनजीटी का नियम ये था कि कोई भी नदी में से जो जीव जंतु मछली है उनको जेसीबी मशीन से या किसी भी अटैची से किसी भी प्रकार से उनको क्षति न पहुंचाया जाए। इनके द्वारा अवैध पुल बनाकर प्रशासन से मिलकर, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर वह अवैध रेत उत्खनन करते थे और आम जनता के लिए रास्ता ब्लॉक कर देते थे। ये लोग पूरी रास्ता ब्लॉक कर देते थे, उसका अपन इनका विरोध करते थे। अधिकारियों को अपन ने इनकी कंप्लेन करी, इनकी भ्रष्टाचारी की, सभी की किताब ये अवैध है और अवैध ये उत्खनन हो रहा है, मेरी ग्राम पंचायत की सीमा में नहीं होगा। उसी को दोष भाग में रखते हुए थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह गुर्जर थे, उनने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और वर्तमान में जिस 2021 में जो मध्य प्रदेश शासन में उस टाइम गृह मंत्री थे, उनके दबाव में आकर और दतिया एसपी महोदय के दबाव में आकर इन्होंने अपने ऊपर झूठा प्रकरण 302 का लगाया और 302 के लगाने के बाद इनने और भी 5 केस हम लोगों पर झूठे लगाए। जबकि अपन ने कहा भी कि भाई आप मेरे ऊपर अगर कोई भी तथ्य आ रहे हैं तो आप उसकी विधिवत जांच करो, लेकिन पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे राजनीतिक विरोधियों से मिलके झूठा मेरे पे 302 हत्या जैसा झूठा अपराध कायम कराया। 2 मई 2021 को मेरे को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके मेरे को सौरा उप जेल भेजा गया। वहां पर भी मुझे जेल के अंदर भी प्रताड़ित किया गया, लेकिन मैं नहीं टूटा। उसके बाद मेरी जब तबीयत खराब हुई थी, मैं केंद्रीय जेल ग्वालियर मेरे को 8/7/2021 को मेरे को उपचार हेतु स्थानांतरण किया गया। वहाँ पर मेरा उपचार चला। वहाँ पर भी मेरे को डॉक्टरों के द्वारा और जेल अधीक्षकों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा पैसे मांगे गए, अगर आपको सही उपचार कराना है तो मुझे पैसे दो। मैंने कहा पैसे किस बात के दें आपको? बोले नहीं, जेल में आके पैसा देना पड़ता है। तो मैंने जेल के अंदर देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई विभाग है भ्रष्ट 4 दीवारों के अंदर, तो वो है जेल विभाग। जेल विभाग कितना भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में नहीं है, माइनिंग में नहीं है, आबकारी में नहीं है, राजस्व में नहीं है, इतना कहीं नहीं है। किसी भी अधिकारियों का, कोई भी और आम जनता का उसमें नहीं आता। अगर जो अंदर विरोध करता है तो उनके साथ में जेल के अधिकारी मारपीट करते, उनका जेल आचरण खराब करते हैं। और जेल जो डीजीपी महोदय डीजी रहते हैं, उनके वहाँ कार्यालय तक का इसका पूरा लिंक जुड़ा रहता है। एक सिस्टम है भ्रष्टाचार का। और उस भ्रष्टाचार की लड़ाई अपन ने जेल में भी लड़ी
लड़ी और जेल में जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे से खुद से हम 1 लाख रुपए मांगे गए। मेरे पास जब पैसे अपन ने भ्रष्टाचारी में पंचायत में नहीं कमाए तो अपन कहाँ से पैसे ले आते। उसके बाद मेरे को प्रशासनिक तौर पे झूठा आरोप बना के मेरे को नरसिंहपुर केंद्रीय जेल भेजा, फिर और नरसिंहपुर केंद्रीय जेल से मुझे जबलपुर भेजा। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने और मेरी बच्ची ने जिस तरीके से इस केस को लड़ा और सहयोग किया वो एक काबिल थे। और मैं तो समाज के लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप संघर्ष करिए, संघर्ष से पीछे मत हटिए, क्योंकि अपने समाज के लोगों के ऊपर असामाजिक तत्व और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनमें हम सभी की नहीं कह रहे, उनके लोगों के द्वारा अपने लोगों को दबाया जाता है। और जब अपने लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो अपने समाज के जिसके साथ में हो रहा है उसका परिवार अपने नेताओं के पास जाते हैं, जो सत्ताधारी पार्टियों में, उन नेताओं के द्वारा भी उसमें कोई सहयोग नहीं किया जाता है। तो जब एक हताशा महसूस करते हैं आदमी की, जब अपने समाज के लोग ऊपर इस स्तर पे है, उनसे मेरा निवेदन ये है, आप किसी भी दल में रहो, अगर समाज के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है तो अपनी उस प्लेटफॉर्म पे अपने समाज के लोगों की बात, उन नेताओं के, मुख्यमंत्री तक अपनी बात, आवाज पहुंचाओ कि साथ हमारे साथ के लोगों के, समाज के लोगों के साथ ये अन्य अत्याचार हो रहा है। लेकिन मेरे इस प्रकरण में किसी भी समाज के व्यक्तियों ने कोई मदद नहीं करी। सिर्फ ठाकुर बलराम सिंह चंदेल थे जो ग्वालियर के मूछन मारे दद्दा है, उन्होंने, और कुछ अपने जो समाज के पुलिस आरक्षक है, उनने बेचारों ने इतनी मदद करी। जब वे लोग कर्मचारी वर्ग इतने कर सकते तो अपने समाज के नेता क्या ही कर सकते। अब भाई अपने प्लेटफॉर्म में अपनी सच्चाई के लिए तो लड़ो। जब मैं जेल के अंदर रह के मैं संघर्ष कर रहा और बाहर से आगे मेरी बेटी, मेरे पिताजी, मेरी माँ फतली मेरे को सहयोग कर रहे और मेरा हौसला नहीं टूटने दे रहे, तो मेरा यही है कि जिस तरीके से देवी अहिल्याबाई ने संघर्ष किया, मल्लारा होलकर जी ने किया, उसी तरीके से हर क्षेत्र में संघर्ष करना चाहिए। मैं तो संघर्ष करके आया हूँ, 4 साल 21 दिन रह के आया हूँ। झूठे प्रकरण के चक्कर में मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार थे, मेरे पिताजी ने मेरे चक्कर में टेंशन में आके उनकी 3 मार्च 2025 को उनकी मृत्यु हुई। मैंने जो संकट झेला वो संकट साथ कोई नहीं झेल पाएगा। और मेरे जो परिवार वालों ने और जो मेरे वकील थे विष्णु से बरेजी, उन्होंने, रविंद्र बघेल ने जिस तरीके से जो केस लड़ा है, उन तत्वों के आधार पर मजबूती से लड़े को किसी भी दबाव में आकर प्रशासन के और उनके असमंजस तत्वों के द्वारा उन पे भी दबाव डालेगा, मेरी बच्ची पे भी डालेगा। जब वो नहीं दबे तो मुझे 4 जून 2025 को माननीय सेवराज न्यायालय द्वारा मुझे दोष मुक्त करते हुए माननीय न्यायालय ने स्पष्ट लिखा, थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग की, विवेचना सही नहीं करी है, विवेचना और गलत फंसाया है। इन सभी के विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से, सभी लोगों से, समाज के लोगों से, अगर ऐसे अन्याय अत्याचार समाज के साथ में होंगे, अगर आप लोग ऐसी लड़ाई नहीं लड़ोगे अपने लोगों के पास, तो भाई राजनीति में रहने का आपको, हमको कोई अधिकार नहीं। जेल के अंदर जो जिंदगी रहती है, कहते हैं जेल के अंदर सुधार करने के लिए जेल में भेजा जाता है। तो किस प्रकार की यातनाएं भी जेल में दी जाती है, किस प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा आपके बारे में सुना है कि जेल के अंदर भी आपने भ्रष्टाचार से जंग लड़ी है। तो क्या कुछ भ्रष्टाचार रहता था, क्या कुछ यात्राएं होती थी, वो आप घटनाक्रम में सोना से लेके शिवपुरी, जबलपुर की जेलों का बताइए। देखिए, मैं ग्वालियर केंद्रीय जेल में जब सेवड़ा जेल में गया तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार मैंने देखा कि नए जो लोग जाते हैं न्यायालय द्वारा वहाँ पर पहुंचाए जाते हैं, तो वहाँ पर जब तो अधिकारी के द्वारा जो सवेरे सामना होता है, मुआमना बोलते हैं, उसमें अधिकारी द्वारा जो पूछी जाती तुम्हारी जमीन कितनी है, क्या करते हो, और तुम्हारे परिवार के लोग कितने सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, अगर तुमने सच्चाई बता दी उनको तो वो तुमसे पैसे के लिए आपको प्रताड़ित करते हो, या तो घर से पैसे मंगाइए, नहीं जो खाना जो जेल मीनू अनुसार मिलता है वो जेल मीनू अनुसार ग्वालियर सेवड़ा जेल में कहीं नहीं मिलता। जो नरसिंहपुर जेल में मिलता है वो जबलपुर जेल में भी नहीं मिलता है। और ग्वालियर जेल जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर भी देखा मैंने कि सुबह सामना हुआ तो अधिकारी पूछ रहा कि तुम्हारे पास जमीन कितनी है, बच्चे कितने हैं, बच्चे क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, तुम्हारे पास कितनी जमीन है, कितने सर्विस में लोग हैं। अगर आपने बता दी कि मेरे जी 100 बीघा या 20 बीघा जमीन है, इतनी है, तो वो अधिकारी आपको पैसे के लिए आपको इतने प्रताड़ित करते हैं कि आप झेल नहीं पाओगे। और अगर आप उनके संघर्ष को आप झेल गए तो आप जीवित अपने घर पे आ जाओगे, नहीं अन्यथा आपको मरे ही आपको बाहर निकलना पड़ता है। अगर क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं लोग? उनके पास क्या है कि जैसे आपके खाना आपको बिल्कुल घटिया दिया, आपने उनके जो भ्रष्टाचार की अगर आपको आवाज उठाई तो कहा आपसे कंपाउंडर से मिलके आपको गलत इंजेक्शन लगवा दिया। जैसे मैंने भ्रष्टाचारी की आवाज उठाई ग्वालियर जेल में, तो मेरे इस पैर में खड़े करके कमर में इंजेक्शन लगाया, जिससे मेरा एक साइड का पूरा पैर रह गया था। इंजेक्शन क्यों देते हैं?
इंजेक्शन इसलिए कि आप तचार की आवाज नहीं उठा पाओ। आप अगर आप पैसे नहीं ले आओगे तो मैं आपको इतना प्रताड़ित इस स्थिति में कर देंगे कि आप घर में तो जाओगे, जीवित रहोगे, लेकिन आप चलने लायक नहीं रहोगे। इंजेक्शन कौन सी सजा होती है वहाँ पर? इंजेक्शन होती है जे कि आपको मरी आदि स्थिति में, जैसे मेरे जौनों में भी लगाया तो मैं 2.5 साल पूर्व को जेल हॉस्पिटल में ऐसे परारापुर को बिस्तर जैसे में मर गया। मेरा 35 किलो वेट रह गया था। जब मेरी बच्ची ने और मेरी मिसेज ने और मेरे पिताजी ने मानव अधिकार आयोग में इसकी कंप्लेन करी, हाई कोर्ट में करी, तब मेरा उपचार चालू हुआ। जब मेरे उपचार के नाम पर भी लाखों रुपए खा गए जेल वाले, जब मैंने उसकी भी कही कि साहब खर्चा कितना हो रहा है और आप ये भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं। जेल के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि बंदियों को जो मिलने वाली खाना है उसमें भी खाना नियम अनुसार नहीं दे रहे हैं। जिस बंदियों से कार कराए जाते हैं उसका कार का भी पैसा नहीं देते हैं। मेडिसिन पे भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे पेरोल, आईजी पेरोल होती है तो आईजी पेरोल के नाम से 1 लाख से लेके 2-2, 5-5 लाख रुपए तक जेल अधीक्षक लेते हैं, आगे उप जेल अधीक्षक लेते हैं। मीनू के अनुसार क्या भोजन मिलना चाहिए जेल के अंदर? मीनू के अनुसार हर दोपहर को आपको पोहा मिलना चाहिए, कलाने सोमवार को चने उबले हुए मिलना चाहिए, नमकीन में डले हुए मिलना चाहिए, खाना पौष्टिक मिलना चाहिए, आपको उबला हुआ खाना यानी स्टैंडर्ड की आपको खाना मिलना चाहिए जो वहाँ जेल मीनू में लिखा। अगर जेल विभाग अगर जेल मीनू अनुसार दे तो बंदी कभी वहाँ भूखन नहीं मरेगा, लेकिन जेल मीनू अनुसार ये भोजन नहीं देते, वहाँ प्रताड़ित करते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं कि अगर उनने ज्यादा किया तो ये क्या, अगर जेल के अंदर मृत्यु हो जाए तो इनका क्या है, बाहर जो हॉस्पिटल है जैसे जयरो ग्वालियर हॉस्पिटल है, वहाँ पर अंदर अगर वो खत्म हो गया तो उसके ऊपर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा। अगर किसी के परिवार ने कंप्लेन करी कि मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया जेल में पैसे के लिए, तो ये लिखा देंगे कि उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, जबकि उपचार के दौरान मृत्यु नहीं होती। उनके प्रताड़ित करने से वो व्यक्ति इतना हताश हो जाता कि अपनी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता। आत्महत्या कई लोगों ने करी है। अब जैसे फोन पे ले लो बंदियों को, ग्वालियर में क्या सिस्टम चल रहा है कि जैसे शासन की तरफ से 2 फोन हमारे जैसे परिजन फोन लगाएंगे तो वो निःशुल्क 2 बार बात हो जाएगी। एक बार ई परिजन मुलाकात होती है, हफ्ते में 2 विंडो मुलाकात होती है आमने सामने। लेकिन वहाँ क्या करते हैं कि 100 रुपए दो कि डेली वीडियो कॉन्फ्रेंस बातचीत होगी फोन पे। प्राइवेट आदमी भी बाहर रखेंगे ग्वालियर में सुबह, जबकि शासन का नियम है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक आप फोन पे आपकी पर्सन बात कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय जेल ग्वालियर एक ऐसी जेल है कि इसमें सुबह 7 बजे प्राइवेट आदमी जो बाहर लगे हैं वो चालू का फोन पे लगाएंगे जेल पे, जेल वाले भी वो 7 बजे खोल लेते हैं और शाम को 4:30 बजे तक वो चलाते हैं। एक दिन में कम से कम प्रतिदिन 50-60 हजार रुपए अवैध वसूली फोनों के तौर पे होती है। यानी प्रतिदिन अन्न और भ्रष्टाचार मिला के जैसे अंडे, चने और मेडिसन हो गया, फल फ्रूट 2 नंबर का बेचते हैं, गांजा बेचता है जेल के अंदर, बीड़ी बेचती है, एक 25 रुपए की बीड़ी बेचती है, 10 रुपए वाली राजश्री है वो आपको 450 में मिलेगी, 20 रुपए वाली आपको जो तंबाकू की पुड़िया है वो आपको 500 रुपए में मिलेगी। इस तरीके से गांजा ले लो, चरस अफीम ले लो, ग्वालियर में सब काले धंधे हो रहे हैं। कुछ सेवन करते थे क्या? नहीं, मैं कोई सेवन नहीं करता था। आपके साथ मारपीट करती थी? मेरे साथ में मारपीट की कोशिश करी, लेकिन मैं जब टाइट हो जाता था तो ये मुझे हटा के दूसरी बैरंगों में शिफ्ट कर देते थे। और अन्य लोगों ने कई जेलों में मेरे साथ में साथियों ने काल वगैरह की तो उनको सेल में लगा दिया गया। कहीं किसी को प्रशासनिक ट्रांसफर नरसिंहपुर भिजवा दिया, जबलपुर की जेल भिजवा दिया, जैसे सागर की जेल है, बड़वानी जेल है, ऐसी जेलों में ट्रांसफर करवा दिया। आपने ग्वालियर की जेल देखी, चौड़ा की देखी, नरसिंहपुर जेल में आपने बताया कि कुछ राहत हुई। आप नरसिंहपुर जेल एक ऐसा है, वहाँ का बंदी भी आपको कोऑपरेट करता है कि बाहर का बंदी है, वहाँ का बोलचाल जो बंदी में है वो शायद ग्वालियर की जेल में नहीं है। वहाँ का अधिकारी कर्मचारी आपको बराबर सपोर्ट करता है। शासन का जो मीनू अनुसार जेल को मीनू अनुसार जो भोजन मिलता है नरसिंहपुर में वही मीनू अनुसार है। अगर आपको 5 मिनट की आपको जैसे बात है नियम से, अगर आपने निवेदन किया सर मेरे माँ से बात नहीं हो पा रही है मेरे बच्चों से, तो आपको 2-4-5 मिनट आपको निःशुल्क दे देते, नहीं आप कर लो बात। तो इतनी मानवता मैंने नरसिंहपुर जेल में देखी, उतनी जेल में न सौड़ा में, न ग्वालियर केंद्रीय जेल में, न जबलपुर केंद्रीय जेल में है। मैंने इतनी प्रताड़ना जेरी शायद कोई जेल नहीं पड़ता। मेरी जिस तरीके से मेरी बच्ची ने जो केस लड़ा, मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूंगा, समाज की बच्चियों से भी कहूंगा और जो भी अन्य समाज की बच्ची है कि आप जिस तरीके से संघर्ष में आप बनना नहीं, और जिस तरीके से आप अपने परिवार के साथ में जैसे मेरी बच्ची ने साथ दिया, मुझे निकलवा के जेल से बाहर किया, मैं उनसे सभी से कहता हूँ कि आप कभी भी डरो नहीं, संघर्ष करिए, आप समाज में जाइए। आपको असामाजिक तत्व लोग परेशान करेंगे, आप उस असामाजिक तत्वों से डरे नहीं,
समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जहाँ पर भी आप रहे अपने महापुरुषों की जयंती ना भूलें। हम लोगों ने ग्वालियर केंद्रीय जेल में जब 31 मार्च 2024 को वहां पर जेल में रह के अधिकारियों से परमिशन ली कि मेरी देवी अल्लाबाई की आज 31 मई 2025 में मना रहा 24 मना रहा हूँ, मुझे अनुमति दे। कई अधिकारी जो अन्य समाज के थे तो उनको ऐसा बुरा लगा कि यार अंदर कैदी आके देवी अल्लाबाई की जयंती मना रहे, क्यों मना रहे। कुछ अधिकारी वहां पर ऐसे थे, जैसे कृमिन कुमार त्रिपाठी साहब थे, वो समझदार थे, उन्होंने कही नहीं, उनकी देवी अल्लाबाई थी, एक संघर्षशील थी, उनका जो योगदान है वो कोई समाज का कोई विश्व में मिला नहीं सकता। तो हम लोगों को अनुमति दी। हम लोगों ने चंद्रपाल लाला राम पाल जी थे, अपने दतिया जिले के बहुत से काफी लोग थे, तो हम लोगों ने धूमधाम से देवी माँ अल्लाबाई की जयंती जब हम जेल के अंदर मना सकते रह गए, तो आप लोग समाज के लोग बाहर क्यों नहीं मना सकते। तो पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई, मोदी जी के नेतृत्व पूरे देश में हर जिले में मनाई गई है। जो आपने 4 साल जेल में वक्त गुजारा, उसका हर्जाना कौन देगा, क्योंकि इसके पीछे आपकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, कैसे आपके बच्चों ने संघर्ष किया, कितना पैसा आपका खर्च हुआ होगा, इसका हर्जाना कौन देगा। इसमें क्या है कि देखो, मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार थे, मैं 2 भाई था, घर में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हुई मेरी। पिताजी ने और माताजी ने पैसों की तरफ से हमारे ससुराल पक्षवारों ने, सालों ने और भी हमारे समाज के लोग थे और हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमारी, और जो मेरे मित्र थे उन्होंने मेरी हर तरीके से मदद करी। और मेरी बच्ची ने जिस केस से परिवार चलाया, उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाया, मेरे से जेल में मुलाकात की, मेरे केस को हैंडल करे, वकीलों से संपर्क किया, हर तारीख पे न्यायालय पे पहुंचना, यानी पूरे आर्थिक स्थिति से मैं पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। लेकिन मेरी बच्ची ने और मेरे परिवार के लोगों ने जिस संघर्ष से गुजरे, मैंने भी जेल में जिस तरीके से कई अपने परिजनों से मनाते कि जेल में आज 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए, मैंने वो नहीं मनाया। मैंने जो जेल का खराब खाना, घटिया खाना मिला, जबकि जेल के मेन्यू अनुसार मैं खाने में संपन्न रह सकता था, जो घटिया खाना खा के मैंने अपना जीवन यापन किया और 4 साल के संघर्ष किए, मैंने घर वालों को भी परेशान नहीं किया। और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि समाज के काफी लोग और जो दोस्तदार थे सब किनारा काटने लगे थे। जिस तरीके से आप जेल के अंदर रहे, यदि टूट जाते आप, तो समाज तो और जनता तो यही सोचती कि आप अपराधी थे, आपने क्राइम किया है, आप गलत कामों में संलिप्त रहे, इसलिए आपको अन्य धाराओं के अंदर जेल में बंद किया गया। लेकिन अब कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया, तो आपके सारे दोस्त मुक्त हो गए, तो वो समाज भी आपको स्वीकार करेगा कहीं ना कहीं। नहीं, करना तो चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं था। मेरे ऊपर 5 अपराध लगाए थे झूठे, 5 में दोष मुक्त हुआ हूँ। अगर मैं अपराधी होता तो वास्तव में मुझे सजा होती। जब मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे न्याय मिला। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जो उस बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जो रक्षा कर रहा है, उन्होंने जो निर्णय दिया वो मेरे पक्ष में संतोषजनक दिया। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बताए हुए और जो तत्वों के आधार पर मुझे बरी किया, मैं उनका भी तहे दिल से, मैं अपराधी नहीं हूँ, ना अपराधी मैं कभी रहूंगा, मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। तो आप जिस तरीके से जेल में रहे, तो जो आपके संघर्ष करने की क्षमता थी वो और बढ़ गई है या कम हो गई है। संघर्ष करने में कतई मैं पीछे नहीं होता। जो मुझे संघर्ष करने में उकसाता है और टॉर्चर करता, तो मेरी ताकत में राजा मल्लारा, श्रीमंत महाराज मल्लारा होलकर जी को देखता हूँ और माँ देवी अल्लाबाई को और ज्योतिराज सिंधिया जी को। जिस तरीके से इन लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने संघर्ष किया, मेरा दुगना और ताकत मुझे मिलती है कि जे लोग मुझे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे और ताकतवर कर रहे हैं। तो मेरा जो हौसला और मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, मैं संघर्ष, तो मेरा भी जो मानना है समाज के लोगों से, कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटा, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए उससे टकराए। 4 साल जेल में रहे, आपने क्या संकल्प लिया, क्या सोचते थे कि आगे जीवन में क्या करना है। अब मैंने जो जेल के अंदर रह के जो संघर्ष किया और जो अधिकारियों की, खास करके ग्वालियर के, मैं अधिकारियों को नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्वालियर के वर्तमान में जेल अधीक्षक है विदित सरवरिया जी, उप जेल अधीक्षक है अनुज सिंह नरवरिया साहब। मैं प्रशासन से कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री साहब को मेरी खास निवेदन है और डीजीपी महोदय से और हर विभाग से, जो विभाग जेल विभाग देख रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लूप लेन में रखाया है। क्योंकि ये लोग जेल के अंदर जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि न्यायालय का काम है और सरकार लिखते हैं कि जेल में जाने के बाद आदमी को सुधार आना चाहिए, सुधार गृह। ये सुधार गृह के नाम पर और जो शासन के नाम पर करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचारी इनके द्वारा की गई। तो मेरा उनसे निवेदन है सभी से कि इनकी हर चीज की एंगल से आप जांच करें और जांच करने में इनके दोषियों के खिलाफ इनको विभागीय कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करना चाहिए, तत्काल इनको ग्वालियर केंद्रीय जेल से हटाकर आपको कहीं अटैच कर देना चाहिए। क्योंकि ये जेल में रहने लायक नहीं है। जेल के अंदर इतना प्रताड़ित करते कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज
लोग नहीं करते थे जो ये लोग कर रहे हैं। और काफी इनसे पहले भी पूर्व में जो जेल अधीक्षक रहे इतने सही थे कि जो मदद करते थे हर बंदी की, जैसे मनोज साहू साहब थे पूर्व में ग्वालियर जेल अधीक्षक, उनके द्वारा जो अधिकारियों द्वारा जो मदद की गई हम सभी लोगों की वो करते थे। ऐसे अधिकारियों को आप रखिए फील्ड में जो ईमानदार अधिकारी है। पाल सिंह जी, अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे। अब क्या ऐसा राजनीति में जाएंगे कि आगे अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपना समय देंगे, क्या करेंगे अब? देखिए, मेरा सबसे पहले मैं अपने बच्चों का भी भरण पोषण करूंगा और परिवार भी चलाऊंगा और राजनीति में भी कूदूंगा। राजनीति क्षेत्र के चक्कर में मुझे जो सरपंची और राजनीति क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया वो क्षेत्र से मैं कभी नहीं हटूंगा। अब तो और मैं वो ताकत के साथ में राजनीति करूंगा और अपने हर गरीब वर्ग के साथ जिसके भी साथ में अन्याय अत्याचार होगा उनकी लड़ाई कानून की तौर पर उनको न्याय अत्याचार और न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मेरे जीवन चला जाए चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। तो रिशपाल सिंह जी जेल से बाइज्जत बरी होके आ गए तो कहीं ना कहीं अब डर पैदा होगा उन लोगों में जो सोचते थे कि ये जेल में चला गया चले राहत है, अब जेल से बाहर आ गया तो देखिए, भारत सरकार में अन्य कंट्रियों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का के मारे जो डरते हैं हम विदेशी लोग, तो इसी तरीके से मेरे विरोधी जो है वो डर रहे हैं मुझसे कि अब रिशपाल बघेल होलकर बाहर आ गया है, अब मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम्हारे साथ में वही होगा जो तुम्हारे साथ में विधाता ने लिखा है। मैं तुम्हारे साथ में अन्याय अत्याचार बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी जो नीति है जो तुम भ्रष्टाचार अधिकारी जो बैठ के पद का दुरुपयोग करते हो, जो असामाजिक तत्व है जो मेरे विरोधी है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में मैं कभी ना झुकूंगा ना झुकूं। मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ। मेरा आपसे कहना चाहिए सभी समाज के लोगों से, किसी भी कितना भी बड़ा भूमाफिया हो, गुंडा हो या आतंकवादी हो, उसके सामने कभी भी अन्याय के लिए लड़िए, उसके सामने कभी भी हथियार मत डालिए। ना मैं हथियार डालने वाला हूँ, मैं भी झांसी की रानी की तरह लड़ूंगा और माँ देवी अहिल्याबाई, लोक माता देवी अहिल्याबाई की तरह लड़ता रहूंगा। माननीय श्रीमंत मल्लाराव होलकर जी के कदमों पे चलूंगा। अब तो मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि राजनीति में अगर आना है तो ऐसा खूंटा पकड़िए अपना जो अपनी समाज की आवाज अपने ऊपर रखना चाहते, जैसे ज्योतिराज सिंधिया जी ने रखी कई जगह। बहुत से कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो अपनी समाज की बात रखते हैं। ऐसे लोगों को पकड़िए जो अपनी बात रख सके। ऐसे लोगों का साथ ना दे समाज में कि जो सिर्फ समाज के नाम पर अध्यक्ष बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, बहुत सी जगह पे राजनीति से बन जाते हैं, कई जगह विधायक बन गए अपने समाज के लोगों पे लोग अपने समाज के लोगों। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि समाज के नेताओं को परखिए और नई युवा पीढ़ी को आप आगे ले आइए। जैसे पत्रकारिता में राजा भैया जी हैं दबोई वाले, आप जैसे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो समाज के लोगों से कहेंगे कि अपने लोगों को आगे आए और बढ़े। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके अपने समाज की आवाज जिस तरीके से आप उठाते हैं उस तरीके से बुलंद से और उठाएं। और उन नेताओं से भी कहें आप कि आप समाज के साथ में जिस किसी भी भाई के संग अन्याय अत्याचार हो उसकी लड़ाई हर प्लेटफॉर्म पर लड़ना चाहिए। और जिनने मुझे फंसाया उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती, लेकिन अब मजबूरी मुझे व्यक्तिगत ये लड़ाई लड़ना है। मैं जेल से निकल के आया हूँ। मैं उस थाना प्रभारी के खिलाफ और जिसने मेरे खिलाफ जो FIR झूठी कराई और जिन लोगों ने भी कराई है उनके खिलाफ मैं माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर हाईकोर्ट में भी रिट दायर करूंगा। और मैं मानहानि का जो मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति 4 साल में खराब हुई, मेरी राजनीतिक कैरियर खराब हुआ, मेरे अन्य समाज में मेरा ये संदेश गया कि रिशपाल सिंह बघेल ने हत्या करी है, जबकि मैंने हत्या नहीं की। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा देर जरूर लगा मेरे, मैंने जो संघर्ष किया देर जरूर मिला, लेकिन जो न्याय का देवता जिस दिन आया उस दिन उस न्याय के देवता ने जो मेरे को न्याय दिलाया। ऐसे अधिकारी मजिस्ट्रेट साहबों को मैं धन्यवाद दूंगा। रिशपाल सिंह जी, तो क्या आप अपने बच्ची को LLB कराएंगे आगे से? नहीं, मैं LLB भी कराऊंगा और सिविल जज की भी तैयारी कराऊंगा। मेरा प्रण है कि मैं उसको मजिस्ट्रेट बना के छोड़ूंगा। मेरा संध्या बघेल, जिस तरीके से आपके पिता को आप पर गर्व है कि 4 साल आपने उनका संघर्षों में साथ दिया आपका, अब वो आपको एक LLB के रूप में आपको आगे चल के मजिस्ट्रेट के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या इस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे? हाँ, तैयार हूँ। किस प्रकार की यातनाएं झेली आपके पिता ने, क्या किन चीजों से गुजरी आप, क्योंकि आप एक लड़की थी। इंदिरा गांधी की बेटी प्रियंका गांधी तो नहीं थी कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, बघेल समाज की बेटी थी, क्योंकि उनको संघर्ष करने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि पापा बताते गए, जैसे जैसे हम करते गए, पापा ने हिम्मत मतलब बढ़ाई हम लोगों की। तो हम और मम्मी दोनों ने मतलब एक दूसरे का साथ दिया। हर कोई कैसे भी बोलता रहा, हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। जो हमें सही लगा हमने उस पे वो किया। कई बार आपको लोग परेशान भी करते होंगे कि आपके पिता तो जेल में है, अपराधी थे, क्या था, तो ऐसा कुछ यात्राएं भी सुनने को मिलती थी? हाँ, बहुत लोग हर तरीके की बातें करते थे कि आपके पिता ऐसे, हम उनकी सुनते ही नहीं थे। जो हमें सही लगा हमने वो किया। हमें विश्वास था कि मतलब हम जीतेंगे एक दिन।
वक्त पर आपको भरोसा था कि ये वक्त अच्छा आएगा और हमारे पिता को जो है न्याय मिलेगा। हाँ, भरोसा था क्योंकि अब पापा ने गलत नहीं किया तो उनके साथ गलत होता ही नहीं। सच्चाई की नाव कभी नहीं डूबती। तो आपके पिता की तरह और भी लोग हैं जो बेचारे पूरी जीवन उनका जेल में ही निकल जाता है, झूठे केसों में जेल में बंद है, आज भी बंद हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को न्याय मिलने के लिए जरूर मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, तो जल्दी वो होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। कि हमने देखा 4 साल में कोई किसी का नहीं होता है, कोई काम नहीं आता? कोई नहीं आता, ना रिश्ते, ना घर के, ना परिवार के, कोई नहीं आता। अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ती है। हाँ, इतना ताकतवर बनने की जरूरत है, इतनी हिम्मत होना चाहिए हर लड़की के अंदर। होना ही चाहिए, जरूर हर लड़की में होना चाहिए। तो जेल के अंदर मैंने वास्तव में जो देखी बारीकी से, मैंने अपने केस की भी स्टडी करी, क्योंकि न्यायालय के द्वारा एक नियम है कि अगर आरोपी अंदर है, किसी पे आरोप लगाया है, तो उसकी जो न्यायालय की जो चालान डायरी है वो अपनी चालान डायरी अंदर मंगा सकता है। तो मेरी बेटी ने जो चालान डायरी अंदर भेजी, मैंने रात के 12, 1, 2 बजे तक अपनी केस की स्टडी खुद स्वयं करी कि इसमें आखिर है क्या। तो जब मैंने अपने केस की स्टडी करी और मुझे लगा कि नहीं, इस केस को मैं जीत सकता हूँ, थाना प्रभारी ने जिस तरीके से केस को रचा है, मैंने ये कहा कि मैं इस थाना प्रभारी की जो झूठे जो आरोप मेरे पे लगाए, मैं इस आरोपों को पूरा निराधार जीरो करा के छोड़ूंगा। और मैंने जेल के अंदर देखा है, न्याय जैसे हम लोग जेल में बैठ जाते हैं, एक दूसरे बैठे ही आते हैं, तो देखा जेल के अंदर ऐसे लोग बिड़े हैं कि जिनने बेचारों ने घटना देखी ही नहीं है। मरने वाला एक, मर्डर करने वाला एक, पूरा खानदान उसमें लिख दिया। तो मेरा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब से और मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब से और जो विधि शाखा वाले हैं, अभियोजन वाले हैं, उनसे भी मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी भी केस का अगर किसी को आप सजा दिलाना चाहते हैं तो वास्तव में सजा उसको दिलाइए जिसने अपराध किया ना हो। अगर अपराध किया है तो उसको आप सजा दिलाइए। अब अपराध जिसने नहीं किया उसको आपने आजीवन की सजा दिलवा दी। अब उसके बीवी बच्चन की पढ़ाई बर्बाद हुई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हुआ, उसके नातेदारे में, अन्य समाजों में उसकी जो छवि खराब हुई कि साहब वो तो एक अपराधी है। तो मैंने जेल के अंदर देखा कि 50% जेल में निर्दोष लोग फंसे हुए हैं। और जेल के अंदर क्या होता है कि जेल की जो भ्रष्टाचारी होती है, जेल के अधिकारी जब निरीक्षण करने, या माननीय मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, एडीजी साहब होते हैं, जिला सत्र न्यायाधीश महोदय होते हैं, जब भी ये कोई निरीक्षण करने के लिए, मैं आपको राजा भैया जी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ जेल के अंदर तो जब कोई अधिकारी अगर किसी कंप्लेन के लिए अगर हम लोगों को देखने जाते हैं तो 2 दिन पहले पता पड़ जाता है कि फलाना अधिकारी, फलाने मजिस्ट्रेट महोदय माननीय वहां आने वाले हैं। तो 2 दिन पहले पूरी सारी व्यवस्थाएं जेल के अंदर जेल के अधिकारी ठीक ठाक कर लेते हैं। और जब कोई मजिस्ट्रेट या कोई निरीक्षण करने आते बनने की मुझे कैदियों से ही डायरेक्ट बात करने है, तो वो जो अधिकारियों के पास में अर्दली में जो लगे रहते हैं, चापलूसी करते हैं, जिनको प्रशासन पूरी डाइट दे रहा है, उनको 2 नंबर का पैसे भी कम मारा है क्योंकि वो अवैध वसूली करते हैं। जैसे कोई नया मुलजिम गया जेल के अंदर तो उससे 1 लाख मांगे, किसी से 10 लाख मांगे, किसी से 5 लाख मांगे, तो जो उनके साथ में जो बंदी रहते उनके माध्यम से वो पैसा मंगाया जाता है, फिर वो अधिकारियों को जाता है, उसमें से उस परसेंटेज में से और लोग कैदियों को देते हैं। कई कैदी ऐसे जेल के अंदर कि वो आज नहीं जाना चाह रहे क्योंकि उनने अपराध किया है, और जेल के अंदर से वो इतना पैसे अपने परिवार वालों को कमा के दे रहे कि वो बाहर मजदूरी भी करते या ईमानदारी से धंधा करते तो इतना पैसा वो उसमें नहीं कमा पाते जितना जेल के अंदर कर। तो मेरा सभी लोगों से, माननीय खास करके विधि जो देखते हैं और हर थाना प्रभारी, हर एसपी महोदय और डीजीपी और आईजी महोदय से, सभी से निवेदन है कि अगर कहीं पर भी अपराध होए तो पहले उस अपराध का आवेदन लो विधिवत कायदे से, और उसकी आप विधिवत जांच करें तो सत्यता में जो आरोपी है आप उसको सजा दिलाने में सफल रहेंगे। ऐसे लोगों के अन्याय आप किसी भी जिसका मरा उसने कही नहीं साहब फलाने वहां पर वे थे, जैसे मैं था, मेरे जिसका पुत्र खत्म हुआ उसने कहा कि थाना प्रभारी ने कहा कि आप उस रिशपाल बघेल का नाम लीजिए, सरपंच का। उसने ये कहा जब रिशपाल बघेल ने मेरा लड़का खत्म नहीं किया, मेरा लड़का कमलेश केवट ने खत्म किया, उसने 315 की गोली मेरे लड़के में मारी, शैलेंद्र गुर्जर दरोगा के और मोहन सिंह यादव और अन्य लोगों के खिलाफ, अन्य लोगों के कहने पर ये षड्यंत्र रच के मेरे लड़के की हत्या करी है। तो उसने जब ये आवाज हुई तो उसको मकान के अंदर बंद कर दिया गया। और अगर ये न्याय अगर सही जांच होती तो मेरा परिवार जो मेरी क्षति हुई और जो मैंने जेल के अंदर मेरा जीवन बर्बाद करने की कोशिश करी, मैंने जिस जीवन से संघर्ष किया वो शायद मेरे को नहीं झेलना पड़ता। तो ऐसे में सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने अधीन जो आपके थाना प्रभारी है या कोई भी, उनको निर्देशित करें कि वास्तव में झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े की विधिवत जांच करें और जो मेन आरोपी है उसी को आप आरोपी बनाइए और उनको सजा दिलवाइए।
मेरे ऊपर जो केस लगाया जा रहा था, तो मेरे ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में WP नंबर थी 16/706/2020, उसमें मैंने रेत उत्खनन की पिटीशन लगाई थी। उसमें दतिया SP थे अमन सिंह राठौर साहब, उनके सबके खिलाफ लगाई थी कि ये अवैध उत्खनन करा रहे हैं। उसको पिटीशन को लेने के लिए, वापस लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप उस पिटीशन को वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ मैं झूठा प्रकरण दर्ज कर दूंगा। मैंने इस बात को लिखित में मध्य प्रदेश के DGP महोदय को दी, गृह विभाग को दी, हर जगह दी। उसके बाद भी मुझ पर झूठा प्रकरण लगाया गया। मेरी किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी, मेरे बच्चों की नहीं सुनी। लेकिन मैं उस न्याय की देवी को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को कहूंगा कि आपने जो संविधान बनाया, उस संविधान की जो रक्षा करने वाले, उनके द्वारा जो मुझे न्याय मिला है, ऐसा ही न्याय हर व्यक्ति को मिले जो वास्तव में निर्दोष है उनको। और जो अगर दोषी है तो मैं तो कहूंगा कि उनको मृत्यु दंड भी दिया जाए तो कम है, क्योंकि दूसरे की हत्या करना पाप है। मेरी बच्ची ने, मेरे जो वकील थे विष्णु सेवरे जी, रविंद्र बघेल जी, उन तक जो बात पहुंचाई, उनने जो बात मजिस्ट्रेट साहब के सबूतों के आधार पर रखी, उस आधार पर मैं बरी हुआ। तो मेरा ऐसा ही है कि सत्यता तो सत्यता होती है, सत्य को आप परेशान कर सकते, लेकिन पराजय नहीं होगी। बिल्कुल, सत्य परेशान नहीं हो सकता। तो ये हमने खास इंटरव्यू किया आज रिछपाल होलकर रिछपाल सिंह बघेल साहब के जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में, किस तरीके से इन्होंने जेल के अंदर संघर्ष से वो लड़े और हिम्मत नहीं हारी। और इस संपूर्ण संघर्ष में जो साथ उनका दिया है वो उनकी बेटी थी, और जिसने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और कानून का सहारा लेकर के अपने पिता को इंसाफ दिलाया। तो मैं चाहता हूँ कि हर पिता को ऐसी ही बेटी मिले जो अपने पिता के साथ खड़े होकर के पिता की हिम्मत को टूटने ना दे। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ संपूर्ण इंटरव्यू में। क्या कुछ सीखा आपने, हमें लिखिएगा जरूर।